देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, इनके बराबर इजी कोई सी अभी क्वेश्चन ही नहीं होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन सबसे इजी क्वेश्चन होते हैं और स्टूडेंट्स को सबसे हार्ड क्वेश्चन भी यही लगते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन का नाम लेके लगभग आपसे 4 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और वो बहुत इजी होते हैं लेकिन बहुत हार्ड तरीके से पूछे जाते हैं और ज़्यादातर स्टूडेंट्स इनको गलत करता है। और ऐसे क्वेश्चंस को करने के ओनली 2 तरीके होते हैं दोस्तों। ठीक है, 2 तरीके मैं बताने वाला हूँ। एक तरीका तो इसी क्वेश्चन में आपको अभी क्लियर कर दूंगा मैं। ठीक है, दूसरा तरीका जब कोई और क्वेश्चन आएगा तो बताऊंगा, क्योंकि दोनों क्वेश्चन अगर मैंने दोनों तरीके एक साथ में बताए तो शायद आपके चक्कर पड़ जाएगा इसमें और आप भूल सकते हो। ठीक है, तो बिल्कुल इजी तरीके से बताने वाला हूँ और अगर आपने थोड़ी सी पढ़ाई करी है तो उसको आप ईजिली कर सकते हो। ठीक है, और जो सेकंड वाला तरीका है उसको तो आप आपसे चाहे कुछ भी नहीं आ रहा तो भी आप कर दोगे। अब देखिए, पहले तो आपको पढ़ना है क्वेश्चन। सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड के साथ कीजिए और सूची के नीचे गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, इधर संगीतज्ञ दिए गए हैं और उनकी उत्कृष्ट दी गई है कि वो क्या बजाते थे, और यहाँ पे इनका कूट दिया हुआ है कि किससे क्या कनेक्ट होगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये सूची 1 है, इधर सूची 2 है। इनमें से कोई सी भी, चाहे आपसे कुछ भी नहीं आ रहा हो, लेकिन अगर आपने थोड़ी सी भी पढ़ाई करी है ना तो आपसे एक चीज़ तो आ रही होगी इसमें से। ठीक है, कोई ना कोई ऐसा संगीतज्ञ होगा जिसके बारे में आप जानते होंगे। ठीक है, जैसे असद अली खान हैं। अब मैं मेरी बात करूँ, असद अली खान को नहीं जानता, मल्लिकार्जुन को नहीं जानता, बिस्मिल्लाह खान को जानता हूँ कि वो शहनाई बजाता था। ठीक है, तो मैं इसको इससे कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, टी एन कृष्णन को भी नहीं जानता। अब मुझे तो ओनली एक का ही पता है, तो आंसर कैसे निकालूंगा। देखिए, जब ये फर्स्ट जो ट्रिक है ना वो इसी पे ही बेस है। चाहे आप थोड़ी सी भी आपने पढ़ाई करी है, एक भी आ रहा है ना तो आप इसका आंसर निकाल दोगे। बिस्मिल्लाह खान का आ रहा है, एक में कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, सी किस में कनेक्ट करना है, 1 में कनेक्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन है क्या जो सी 1 में कनेक्ट हो रहा हो। देखिए ये फिर सी है और सी 1 में कनेक्ट, देखिए यहाँ नहीं हो रहा, यहाँ नहीं हो रहा, यहाँ नहीं हो रहा, ओनली बी में कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो आपका जो आंसर है ना वो यही है। ठीक है, बी आपका आंसर हो जाएगा 4 3 1 2। ठीक है, 4 ए में 4 आ जाएगा, यहाँ पर ए में 4 आ जाएगा, ए में 4 आ जाएगा, इसमें 3 और इसमें 1 और इसमें 2। ठीक है, अब ये कैसे किया मैंने, मुझे तो ये आते ही नहीं थे, लेकिन मुझे पता था कि बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक है। ठीक है, तो ऑप्शन सी 1 में कनेक्ट होगा। तो ये थी दोस्तों फर्स्ट ट्रिक, बहुत ईजी तरीके से कर सकते हो अगर आपसे एक भी आ रहा है इनमें से तो। सेकंड ट्रिक मैं बताऊंगा दोस्तों जब कोई एक ऐसा क्वेश्चन आएगा अगली सीरीज में तो। ठीक है, वो इससे भी बहुत ज़्यादा फंटास्टिक ट्रिक है और बहुत अच्छे से काम करती है। 99% क्वेश्चन उससे हल हो जाते हैं, चाहे आपसे एक भी आ रहा हो या नहीं आ रहा हो। दोस्तों, आज से हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए एक इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं। वर्दी सीरीज इसका नाम है और इसमें दोस्तों आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे और पूरा आपका जो सेक्शन है 50 क्वेश्चन का जीके जीएस का, वो मैं आपको डेली प्रोवाइड करवाऊँगा जब तक लास्ट एग्ज़ाम होगी तब तक। ठीक है, तो इनको आपको अच्छे से करना भी है और आपकी प्रिपरेशन पर भी फोकस करना है इनसे कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। ठीक है, तो आपको इससे पता चलता रहेगा कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है और यहाँ पर कमी अगर रह रही है तो कहाँ पर कमी रह रही है, किस टॉपिक पर आपको इम्प्रूवमेंट करना है, कौन सी सब्जेक्ट पर आपको और ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो सभी सब्जेक्ट से, सभी टॉपिक्स से मैंने क्वेश्चन उठाए हैं। क्लियर, तो ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट के साथ साथ प्रैक्टिस तो हो ही जाएगी आपकी इनकी। तो देखिए, पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं और सभी क्वेश्चन को इजी वे में हम समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। देखिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते, उसके बावजूद भी कर सकते हैं और ये उसी टाइप का एक क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं पुरापाषाण। तो देखिए, पुरा का मतलब होता है प्राचीन। ठीक है, मध्य का मतलब जो बीच का होता है और नव का मीन्स नया। ठीक है, तो आरंभिक काल क्या हुआ, एक प्राचीन काल ही है। तो प्राचीन काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, पुरा मीन्स प्राचीन। अब लघु तो क्या होता है, एक छोटा काल होता है, छोटा समय। तो ये तो कोई आंसर ही नहीं हो सकता, ये तो रिलेवेंट है। ठीक है, तो हमें प्राचीन काल के बारे में पूछा है जो शुरुआत में था। ठीक है, तो सब शुरुआत में क्या था, प्राचीन काल था। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए पुरापाषाण काल। मध्यकाल तो वो होता है जो बीच का होता है और नवपाषाण काल जो होता है वो नवीन। ठीक है, नया। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका गुफा किस राज्य में है, भीमबेटका। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि भीमबेटका की गुफा कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, अब अगर मध्य प्रदेश में भी पूछ ले जाए कि कौन से शहर में है, तो देखिए वैसे भीम और वैसे भोपाल। ठीक है, तो भोपाल मध्य प्रदेश में है, भोपाल की राजधानी है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, यहाँ पर भीमबेटका की गुफाएं हैं। क्लियर, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3।
किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए? ठीक है, तो कौन से युग में सबसे पहले पत्थर के औजार पाए गए? तो जो प्राचीन काल था, पुरापाषाण काल था, उसमें आपके पत्थर के औजार पाए गए थे। दोस्तों, आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है, और ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो डेली पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और SSC GD के लिए मैंने पिछली बार बहुत सारे अच्छे सीरीज करवाई थी, बहुत सारे क्वेश्चन उनमें से एग्जाम में पुटअप हुए थे। ठीक है, बहुत सारे लोगों को उसमें फ़ायदा हुआ था, स्टूडेंट्स को। इसी तरह से अब दिल्ली पुलिस के लिए स्टार्ट की है, एग्जाम के टाइम पर ही मैं करता हूँ। SSC GD के लिए मैं जैसे ही दिल्ली पुलिस का पेपर खत्म होंगे उसके बाद मैं कर दूंगा, और बीच में भी यहाँ से कर सकता हूँ अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो। ठीक है, तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता, सबसे पहले तो आपको एक चीज़, ये भी एक ऐसा ही क्वेश्चन है जो नहीं आने के बावजूद हम कर सकते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों क्या थी? एक प्राचीन काल में थी। ठीक है, पुरापाषाण काल की एक सभ्यता थी। तो उस टाइम क्या था दोस्तों, जनसंख्या बहुत कम थी। तो जनसंख्या कम होगी तो वहाँ पे क्या होगा, हम फैल फूट के रह सकते हैं। ठीक है, कुछ भी काम करेंगे वो बिल्कुल हम अच्छे एक वाइड एरिया में कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो वो अपनी रहने की जगह तंग होती जाएंगी, गलियाँ तंग होती जाएंगी। तो सेम इसी तरह से हम सोच सकते हैं कि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, ठीक है, वो कैसी थी? तो उस टाइम जनसंख्या कम थी तो वहाँ पे क्या है, चौड़ी होंगी, वो सीधी हैं। ठीक है, और अभी की बात करते हैं हम, तो जैसे अगर बात करते हैं रिसेंट की, तो वो क्या होती, तंग होती, मैली होती, टेढ़ी मेढ़ी, फिसलन वाली, इस तरह से कुछ हो सकती थी। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता की शहरों गलियाँ कैसी थी? चौड़ी और सीधी। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? ठीक है, तो ऐसी कौन सी सभ्यता थी जो अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? तो वो थी दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और दोस्तों मुझे वीडियो के लास्ट में आप बताना कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ से करेक्ट बैठ रहे थे। 50 में से 30 क्वेश्चन करेक्ट थे क्या? क्योंकि 50 में से 30 क्वेश्चन अगर आपने करेक्ट किए तो समझो कि आपका ये बहुत अच्छा स्कोर है GK GS में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए भारत की अंतकालीन संसद में कितने सदस्य थे? तो भारत की अंतकालीन संसद में सदस्य थे 296 सदस्य थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान में आपात संबंध लिए गए हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज़ आपको समझनी है। 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, भारत सरकार अधिनियम था, उसी का ब्लूप्रिंट कहा जाता है दोस्तों अभी जो अपना संविधान है उसको। ठीक है, तो ये जो संविधान था दोस्तों 1935 का संविधान, भारत शासन अधिनियम, ठीक है, इसी की ही ये छायाप्रति है अपना जो अभी का संविधान है वो। ठीक है, इसमें कुछ और चीज़ें ऐड कर दी गई है, बाकी 1935 का संविधान ही एज इट इज़ यहाँ से लिया गया था। तो भारतीय संविधान में आपात संबंध कहाँ से लिए गए दोस्तों? ये लिए गए भारत सरकार अधिनियम 1935 से। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये ऐसे भी आए कि भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट किसे कहा जाता है, तो वो भी क्या है, भारत सरकार अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे अपना, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? ठीक है, तो प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था दोस्तों? ये किया गया था 1921 में। क्लियर? नेक्स्ट देखिए ये दोस्तों इसका यहाँ पे डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये प्रथम केंद्रीय विधानसभा गठन कब किया गया था? 1921 में किया गया था। और यहाँ पे देखिए अधिनियम कौन सा था? 1919 का अधिनियम था। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दो तरह से पूछा जा सकता है कि प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया? तो आंसर हो जाएगा 1919 के अधिनियम के तहत। लेकिन यहाँ पूछा है कि प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया? 1921 में किया गया। अब अगर इस क्वेश्चन को वो एग्जामिनर हार्ड करता तो वो किस तरह से करता कि एक ऑप्शन इसमें, जैसे यहाँ पर 1920 है, इसकी जगह 1919 डाल देता। ठीक है, 1919 डाल देता तो ये बहुत हार्ड हो जाता। अब इसमें क्या करते स्टूडेंट्स कि प्रथम केंद्रीय विधानसभा गठन कब हुआ, कुछ उसको 1921 करते, कुछ 1919 करते। ठीक है, जो यहाँ पर ये गलत था क्योंकि अधिनियम नहीं पूछा था हमसे, ओनली डेट पूछी थी, ये पूछी थी कि विधानसभा गठन किस वर्ष हुआ था, 1921 में। ठीक है, तो आइए आपके ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 अपना, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? ठीक है, तो भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी दोस्तों? कैबिनेट मिशन के कहने पर। ठीक है, अब मुझे बताओगे कैबिनेट मिशन कब बना था, उसकी डेट आप कमेंट करके बताओगे मुझे फटाफट। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है अपना, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया था? ठीक है, तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद का सुझाव किस अधिनियम के तहत दिया गया था दोस्तों? 1919 के अधिनियम के तहत। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? तो हम अगर दक्षिण की बात करें
तो दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है दोस्तों? इंदिरा पॉइंट। ठीक है, अब मुझे बताओगे दोस्तों दक्षिण और पूरब में अगर बात करें तो पूरब में कौन सा दूरस्थ स्थल है? मुझे फटाफट इसका आंसर बताओ आप कमेंट करके, और मैं इसका आंसर बताऊंगा आपको वीडियो के लास्ट में। ठीक है, और देखते हैं कितने कुछ स्टूडेंट्स इसका सही आंसर देते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का कौन सा बड़ा देश है? ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा बड़ा देश है दोस्तों? भारत कौन सा बड़ा देश है? 7वां सबसे बड़ा देश है। और सबसे बड़े देश की बात करें कि फर्स्ट पे कौन है, तो फर्स्ट पे है दोस्तों रूस। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय उपमहाद्वीप का मूलतः एक अंग है। ठीक है, तो दोस्तों आपने पेंजिया सुना होगा। ठीक है, तो पेंजिया के 2 भाग हुए थे दोस्तों, एक तो हुआ था गोंडवाना लैंड, एक हुआ था अंगारा लैंड। ठीक है, तो भारतीय उपमहाद्वीप जो अंग था ये किसका था? गोंडवाना लैंड का। ठीक है, ध्यान रखना है। पेंजिया था दोस्तों ये प्रारंभ में, और इसके 2 भाग हुए थे और इसी से दुनिया सामने आई थी। ठीक है, 2 भाग कौन से हुए थे? एक अंगारा लैंड हुआ था, एक गोंडवाना लैंड हुआ था। ठीक है, और भारत किसका भाग था? ये गोंडवाना लैंड का एक भाग था। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? ठीक है, तो बहुत ही ये इजी क्वेश्चन है, लेकिन स्टूडेंट्स इसमें भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे। ठीक है, अब और भी ज़्यादा अगर इसको कंफ्यूज करना होता ना, तो इसकी जगह आप अफगानिस्तान ऑप्शन में होता। ठीक है, अफगानिस्तान अगर ऑप्शन में होता तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें चक्कर खा जाते। ठीक है, तो कैसे? देखिए, ये इंडिया का मैप है, और समझो इस तरह से इंडिया का ये मैप है, यहाँ पे ये श्रीलंका है। क्लियर? तो ये जब आपकी बात करें तो अब पूछा है किससे नहीं लगती है, तो स्टूडेंट्स को ये समझ में नहीं आएगा कि किससे लगती है किससे नहीं लगती। ये तो पता है पाकिस्तान से लगती है, बांग्लादेश से लगती है। अब यहाँ पे भूटान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, इनसे कंफ्यूज रह जाता। ठीक है, तो मैं बता देना चाहता हूँ अफगानिस्तान से लगती है दोस्तों, सबसे कम सीमा अफगानिस्तान से लगती है। ठीक है, और यहाँ पे जो श्रीलंका है ना, इससे अपनी सीमा बिल्कुल नहीं लगती। तो अपना आंसर तो यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा डी। ठीक है, डी आपका आंसर तो ये करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि अगर श्रीलंका के साथ सीमा नहीं लगती तो ये इस तरह से क्या दिखता है यहाँ पे नीचे। ठीक है, तो ये दोस्तों एक ये यहाँ पे मन्नार की मन्नार की खाड़ी पाक जलडमरू मध्य है। ठीक है, जो भारत को श्रीलंका से जोड़ता है। क्लियर? तो यहाँ पे ये ध्यान रखना आपको, श्रीलंका से सीमा नहीं लगती है, और सबसे कम सीमा लगती है दोस्तों अफगानिस्तान के साथ, और सबसे ज़्यादा लगती है बांग्लादेश के साथ। ये ठीक है, 104 किलोमीटर है अफगानिस्तान के साथ। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ठीक है, तो देखिए ये सौर परिवार से रिलेटेड मैंने सारे क्वेश्चन एक ही जगह इकट्ठे किए हैं। अब ये मत सोचना कि एग्जाम में इस तरह से नहीं आएंगे कि सौर परिवार से आने लग गए तो सौर परिवार से ही आएंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसलिए किया कि जो आपको कन्फ्यूजन हो वो सारे एक साथ में ही क्लियर हो जाए। तो सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। बाकी बातें हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे, नेक्स्ट जैसे आते जाएंगे उनमें सौर परिवार से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। ठीक है, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। अब देखिए यहाँ पे इनमें से कौन पृथ्वी के आकार की तुलना में छोटे ग्रह हैं? ठीक है, तो शुक्र और मंगल ये पृथ्वी के आकार की तुलना में छोटे हैं, मतलब पृथ्वी से छोटे हैं शुक्र और मंगल। करिए, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है दोस्तों? इसके लिए आप एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, सौरमंडल के 4 विशालतम ग्रह अवरोही क्रम में बताइए। ठीक है, तो देखिए सबसे बड़ा बृहस्पति, उससे शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, तो ये आपका आंसर यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। सौरमंडल 4 विशालतम ग्रह बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। तो अब इसका आंसर आप दे सकते हैं कि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? दूसरे नंबर का तो वो है शनि, पहले नंबर का बृहस्पति। ठीक है, ये इसीलिए मैंने एक साथ में किए हैं कि कोई कन्फ्यूजन ना रहे आपको। तीसरे पे पूछा था यूरेनस, चौथे पे नेपच्यून, इस तरह से। बुध ग्रहों के उपग्रह की संख्या कितनी है? ठीक है, बुध ग्रहों के उपग्रह की संख्या मैं बता देता हूँ, एक भी इसके उपग्रह नहीं है, लेकिन आप बताओगे मुझे कि ये पोबोस किसका उपग्रह है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखना है आपको दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना है अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के पास, जिससे उनको भी इसका फ़ायदा हो सके। वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और ठीक है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर सेम रहता है। ठीक है, वही रहता है। तो -40 डिग्री ये एक ऐसा पाठ्यांक है जिस पर फ़ारेनहाइट हो या सेल्सियस हो, दोनों पैमाने पर जो नाप होता है वो सेम होता है तापमान अपना। ठीक है, और -40 डिग्री। और क्वेश्चन नंबर 22 है अपना, ऊष्मी मान को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, किलोजूल पर किलोग्राम से इसको प्रदर्शित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23। देखिए 2 ही ऑप्शन दिख रहे हैं, आंसर यहीं से मिल जाएगा शायद अपन को। रेफ्रिजरेटर, ठीक है, फ्रिज की बात हो रही है, खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं क्योंकि इसके न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय रहते हैं, इसके न्यून तापमान पर रोगाणु मर जाते हैं। ठीक है, और भी ऑप्शन हम यहाँ पे देख लेते हैं। इसके न्यून तापमान पर
रोगाणु जम जाते हैं, ये खाद्य पदार्थों को रोगाणु रहित कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए खाद्य पदार्थ खराब होने से इसलिए बचाते हैं क्योंकि इसमें जीवाणु और फफूंदी क्या हो जाती है, निष्क्रिय हो जाती है, वो काम ही नहीं करते, इसलिए खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचा लेते हैं। ठीक है, बहुत समय तक खराब नहीं होते हैं अपने जो भी खाद्य पदार्थ हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, आपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो आपेक्षिक जो आर्द्रता होती है, ह्यूमिडिटी होती है, उसको प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना। क्वेश्चन नंबर 25 है, न्यून तापमान पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो कम तापमान पैदा करने के लिए दोस्तों रुद्धोष्म विचुंबन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, रुद्धोष्म प्रक्रम आपने पढ़ा होगा, ये पूरी की पूरी एक डेफिनेशन होती है रुद्धोष्म प्रक्रम क्या है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट जो क्लास होगी अपनी, उसमें मैं रुद्धोष्म प्रक्रम से रिलेटेड और सारे क्वेश्चन आपको कराऊंगा, क्योंकि यहाँ ये इससे क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप हो सकता है। अब देखिए, इसको समझने के लिए एक चीज़ आपको ध्यान रख लेनी है, इसके कोष होते हैं KLMN। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में परमाणु क्रमांक जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ये विन्यास के लिए KLMN 4 कोष होते हैं, जिसमें 2, 8, 8 और 6 इस तरह से होते हैं। मतलब पहले में 2 आएंगे, ठीक है, पहले में आएंगे 2 और उसके बाद इस तरह से वो आते, फिर 8 आएंगे, 8 के बाद आते हैं फिर दोबारा से 8। ठीक है, और 8 के बाद फिर से 8। ठीक है, और लास्ट में आते हैं अपने 6। लेकिन वो डिपेंड करता है कि अगर आपके पास जैसे परमाणु क्रमांक 20 है तो वो बच रहे हैं नहीं बच रहे। देखिए जैसे परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। ठीक है, तो देखिए पहले में मैंने बताया था 2, 8, 8 और 2 इस तरह से होते हैं। तो पहले 2 आ गए, फिर 8 आ गया, फिर 8 आ गया। ठीक है, तो अपने यहाँ पे कितने हो चुके हैं, 18 हो चुके हैं। हमसे पूछा है ओनली 18 का। ठीक है, तो बचे कितने यहाँ पे कितना आता है ये मैंने बताया था। ठीक है, 2, 8, 8 और 6 इस तरह से आते हैं। तो यहाँ पे अपना टोटल 18 हो चुका है अब तक। ठीक है, तो बचे हमारे यहाँ पर 2 ही ओनली, तो लास्ट में 2 ही आएंगे, 6 है ही नहीं तो आएंगे कहाँ से, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर अपना सी करेक्ट हो जाएगा, 2882। ठीक है, और इसके लिए आप और समझ सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये परमाणु विन्यास, ये ठीक है, ये परमाणु क्रमांक 20 वाले का 2882। ठीक है, अगर यहाँ पे जैसे अपना मान लीजिए ये 26 होता तो यहाँ पे अपना 18 ही हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे 6 आता, तब जाके सीरीज आगे बढ़ती। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 27, तत्व 106 की खोज किसने की थी। ठीक है, तो तत्व 106 की खोज किसने की थी दोस्तों, इनको करने की कोई ट्रिक नहीं है, ये आपको लर्न करने ही पड़ेंगे। सीबोर्ग ने तत्व 106 की खोज करी थी। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, उस यौगिक को चिन्हित कीजिए जिसमें आयनी सहसंयोजक और उपसहसंयोजक आबंध है। ठीक है, तो अमोनियम क्लोराइड जो है उसमें क्या है, सहसंयोजक और सहसंयोजक आबंध है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में है अपना NH4Cl। अमोनिया का एक गुण होता है। ठीक है, तो अमोनिया का कौन सा गुण होता है, तो देखिए अमोनिया जो होता है दोस्तों एक क्या होता है, एक क्षार होता है। ठीक है, क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, और ये क्या कर देता है, लाल लिटमस पत्र को ये क्या नीला कर देता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये इसका गुण है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ से एक और भी बन सकता है क्वेश्चन, ये जो यहाँ पे आंसर दिया हुआ है ना, इसी का क्वेश्चन बन जाएगा कि ऐसा कौन सा जो लाल लिटमस पत्र को नीला करते हैं वो अम्ल होते हैं, क्षार होते हैं, उदासीन होते हैं, कुछ भी नहीं होते। ठीक है, तो लाल लिटमस पत्र को नीला करने वाले क्या होते हैं, वो क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, काफ़ी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, पुरानी किताबों का कागज़ भूरा किस कारण से होता है। तो देखिए पुरानी किताबों का जो कागज़ होता है वो देखिए लुगदी से बनते हैं, आपको पता होगा, सेल्यूलोज की लुगदी से। ठीक है, तो इसी के कारण ये भूरे होते हैं। तो जब इनका ऑक्सीकरण हो जाता है तो ये भूरे हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे अपना है डी, सेल्यूलोज के ऑक्सीकरण के कारण पुरानी किताबों का कागज़ है जो भूरे रंग का हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, निम्नलिखित में से एक रेशेदार प्रोटीन है। ठीक है, देखिए रेशेदार प्रोटीन कौन सी है, तो देखिए रेशेदार प्रोटीन होती है दोस्तों केराटिन। ठीक है, अपने जो नाखून होते हैं, ठीक है, अपने नाखून अपने बाल, ठीक है, जानवरों के बाल भी इसमें आते हैं, नाखून। ठीक है, जानवरों के जो सींग होते हैं, ठीक है, सींग होते हैं, ये सारे क्या किस चीज़ के बने होते हैं, केराटिन के बने होते हैं, और ये क्या है, एक रेशेदार प्रोटीन है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, अपने जो नाखून होते हैं ये प्रोटीन के ही बने होते हैं, रेशेदार प्रोटीन, और उसका नाम है केराटिन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 32, किस ऊतक के नख के खुर और सींग बने होते हैं। ठीक है, वही नख मीन्स नाखून, खुर मीन्स ये जो पैर होते हैं, अपने पैरों के जो जानवरों के पैर होते हैं नीचे से वो हड्डी टाइप में होते हैं, इस तरह से भी जैसे नाखून से हों। ठीक है, सींग किसके बने होते हैं, तो ये अभी बताया था मैंने, केराटिन के बने होते हैं, और ऊपर हमने ये भी क्वेश्चन देख लिया था। तो क्वेश्चन किस तरह से भी आ सकता है, आपको पूरा अच्छे से तैयार रहना है।
निम्नलिखित में से किस भारी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है? ठीक है, यकृत सिरोसिस पैदा करती है दोस्तों जब अपनी भारी धातु कॉपर की विषाक्तता हो जाती है तो यकृत सिरोसिस पैदा हो जाती है, यकृत में विकार उत्पन्न हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 है अपना, मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है? ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जब ऐसा क्वेश्चन है ना, इसको भी आप अपनी मेंटल एबिलिटी से कर सकते हो, बाकी मैं बताऊंगा ही कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है। ठीक है, बेहतर मीन्स अच्छा माना जाता है, तो अगर कुछ उसमें स्पेशलिटी होगी तभी अच्छा माना जाता है, अदरवाइज उसको अच्छा कैसे मानते। इसे खरीदना बहुत महंगा होता है, तो ये कोई बात नहीं होती ऐसी। ऐसे रासायनिक और सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग करके किए बिना उगाया जाता है, तो बिल्कुल यही रीज़न होता है कि इसमें कोई भी अपने रासायनिक और सिंथेटिक कीटनाशक प्रयोग का उपयोग नहीं किया जाता है, उनके बिना ही उगाया जाता है। ठीक है, और ये रासायनिक और उर्वरकों पर निर्भर करता है, अगर इन पर ही करता तो ये बेहतर क्यों होता। ठीक है, और कांच के हाउस और वायुरुद्ध परिवेश में उगाया जाता है, ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 35, निम्नलिखित में से लार का लाभ नहीं है। देखिए सारे ऑप्शन देख लेते हैं। ये निगलने में सहायता करता है, बिल्कुल करता है। यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि करता है, तो देखिए लार का और ब्लड का कोई भी रिलेशन नहीं है। ठीक है, मुख और दांतों को साफ रखती है, यह होठों और जिह्वा की गति का अनुकूल बनाकर बोलने में मदद करती है। ठीक है, तो 3 ऑप्शन सही है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर वी यहाँ पे गलत है, यही पूछा है हमसे कि लाभ कौन सा नहीं है, तो यही अपना आरबीसी की वृद्धि करती है, यही ऑप्शन अपने यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नहीं यही पूछा है हमसे, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अपना। अतिवर्धन का अर्थ है, अतिवर्धन। अब देखिए इसको भी आप शब्दों के साथ खेल के इसका आंसर निकाल सकते हैं। अति मीन्स होती है दोस्तों किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हो जाती है, जो अपनी लिमिट होती है उससे ज़्यादा बाहर हो जाते हैं ना, तो उसको अति बोलते हैं, अति वर्धन। ठीक है, तो वर्धन बोलते हैं दोस्तों वृद्धि को, अति मीन्स बहुत ज़्यादा वृद्धि। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा की कोई डेफिनेशन अगर इसमें से कहीं दिख रही है आपको तो वही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए किसी के आकार में वृद्धि, अब देखिए वृद्धि तो हो रही है लेकिन हम इसको करेक्ट आंसर नहीं मान सकते अभी, लेकिन फिर भी हम इसको सोच लेते हैं ये आंसर हो सकता है। किसी की पेशी की अत्यधिक गतिशीलता, तो गति की बात नहीं हो रही है, वृद्धि की हो रही, तो ये गलत हो जाएगा। कि अति लोलुपतापूर्ण खानदान, यहाँ पे कोई वृद्धि की खानपान, यहाँ पे कोई वृद्धि की बात नहीं हो रही। कोशिकाओं की संख्या में असामान्य वृद्धि। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों वृद्धि, और अति मीन्स असामान्य, यहाँ पे तो ओनली वृद्धि की हो रही थी, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा और ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वैसे आप याद कर सकते हो अतिवर्धन एक कोशिकाओं से रिलेटेड होती है, और ये तब होती है जब कोशिकाओं की बहुत ज़्यादा वृद्धि होने लगती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, जीन जो बहुप्रभावों को प्रदर्शित करती है कहलाती है। ठीक है, तो जो बहुप्रभावों को, बहुत सारे प्रभावों को प्रदर्शित करती है वह कहलाती है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग इसका आंसर कर देंगे दोस्तों पॉलीजीन। ठीक है, पॉलीजीन, पॉली से रिलेटेड जब बात आती है तो बहुप्रभावों से ही आती है, लेकिन यहाँ पे आंसर ये नहीं है। ठीक है, प्लियोट्रोपिक होती है दोस्तों जब जीन बहुप्रभावों को प्रदर्शित करती है। ठीक है, उसको प्लियोट्रोपिक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 है अपना, काफ़ी संख्या में कम समय में ही एक जैसे पौधे किस प्रणाली से उत्पन्न किए जा सकते हैं? ठीक है, तो वो होते दोस्तों ऊतक संवर्धन तकनीक से। ठीक है, ऊतक संवर्धन तकनीक एक ऐसी तकनीक है जिसमें कम समय में ही हम बहुत सारे पेड़ हैं जो उगा सकते हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 39, किसी पादप का वह हिस्सा जो दूसरे पादप पर लगाया जाता है कहलाता है। ठीक है, तो कोई पादप है उसका दूसरा हिस्सा किसी दूसरे पादप में लगाया जाता है, और ऐसा तब किया जाता है दोस्तों जब किसी की हम संकरण करवाते हैं। ठीक है, उसको कायिक प्रजनन बोलते हैं, और कायिक प्रजनन में किसका यूज किया दोस्तों? कलम का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है अपना, कृंतक क्लोन किससे प्राप्त होता है? ठीक है, तो कृंतक क्लोन किससे प्राप्त होता है दोस्तों? सूक्ष्म प्रवर्धन से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनपीपी में से किसे घटाया जाता है? ठीक है, तो राष्ट्रीय आय निकालने के लिए दोस्तों किसको घटाया जाता है? राष्ट्रीय आय निकालेंगे तो हम उसमें से जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं उनको हटा देंगे। ठीक है, तभी हमको राष्ट्रीय आय पता चलेगी कि हमारी जो राष्ट्रीय आय है वो कितनी है। तो एनपीपी में से हम किसको हटा देंगे? इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटा देंगे, आईटी को इसमें से हम हटा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जब बैक लेते हैं तो ये बाद में पीछे चला जाता है, तो इस वजह से थोड़ी इसमें दिक्कत हो जाती है। नेक्स्ट टाइम जो क्लास होगी अपनी उसमें ये सामने दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ से मैं इसको लाइव करूँगा ही नहीं। ठीक है, हमारा हो गया था यहाँ पे, हाँ ये हो गया था 41 हो गया था। अब देखते हैं हम 42।
42 किसी देश की राष्ट्रीय आय का निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रयोग में नहीं लाई जाती है। ठीक है, तो किसी देश की राष्ट्रीय आय का निर्धारण करते हैं तो कौन सी पद्धति उपयोग में नहीं लाई जाती है दोस्तों। देखिए आय पद्धति हम अगर राष्ट्रीय आय का निर्धारण करेंगे तो देखनी ही पड़ेगी, आगत देखनी पड़ेगी, निवेश भी हमें उत्पादन, हाँ निवेश देखना पड़ेगा, और उत्पादन पद्धति है दोस्तों वो हम यूज में नहीं ला सकते क्योंकि वो तो यहाँ खुद ही देश में उत्पादन हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र की बचत को दर्शाता है। ठीक है, निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र की बचत को वो दर्शाएगा जो हमें वो अतिरिक्त लाभ होता है, अवितरित जो लाभ होता है वो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, आय विदेशी राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, आय विदेशी राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय किसको शामिल नहीं किया जाता है। देखिए जब राष्ट्रीय आय का आकलन करते हैं तो हम सभी चीज़ों को इंक्लूड करते हैं उसमें, किराए को भी, मिश्रित आय को भी, अवितरित लाभ को भी। लेकिन पेंशन जो होती है दोस्तों ये कहीं से कमाई नहीं जाती, गवर्नमेंट ही देती है अपने सिटीजन्स को, तो वो एक तरह से इनकम थोड़ी होगी, वो इनकम होगी नहीं। ठीक है, तो इनकम थोड़ी है पेंशन। ठीक है, तो ये तो गवर्नमेंट ने ही पैसे दिए हैं। ठीक है, तो इसको हम इसमें काउंट नहीं करेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, राष्ट्रीय आय क्या है। देखिए राष्ट्रीय आय क्या है, एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का धन मूल्य 2 साल में, 5 साल में, और ये 1 वर्ष से अधिक बाहर। देखिए 2 और 5 तो ये बिल्कुल इररिलेवेंट हो गए। ठीक है, राष्ट्रीय आय तो 1 साल की ही गणना करते हैं हम। ठीक है, ये तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। हमें आंसर निकालना है ए में से और डी में से, 1 वर्ष से देश के बाहर। तो राष्ट्रीय आय की बात हो रही है, देश की बात हो रही है, तो बाहर से रिलेटेड भी आंसर यहाँ पे नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1 वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का धन मूल्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, इनके बराबर इजी कोई सी अभी क्वेश्चन नहीं होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन सबसे इजी क्वेश्चन होते हैं और स्टूडेंट्स को सबसे हार्ड क्वेश्चन भी यही लगते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन का नाम लेके लगभग आपसे 4 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और वो बहुत इजी होते हैं लेकिन बहुत हार्ड तरीके से पूछे जाते हैं और ज़्यादातर स्टूडेंट्स इनको गलत करता है। और ऐसे क्वेश्चंस को करने के ओनली 2 तरीके होते हैं दोस्तों। ठीक है, 2 तरीके मैं बताने वाला हूँ। एक तरीका तो इसी क्वेश्चन में आपको अभी क्लियर कर दूंगा मैं। ठीक है, दूसरा तरीका जब कोई और क्वेश्चन आएगा तो बताऊंगा, क्योंकि दोनों क्वेश्चन अगर मैंने दोनों तरीके एक साथ में बताए तो शायद आपके चक्कर पड़ जाएगा इसमें और आप भूल सकते हो। ठीक है, तो बिल्कुल इजी तरीके से बताने वाला हूँ और अगर आपने थोड़ी सी पढ़ाई करी है तो उसको आप ईजिली कर सकते हो। ठीक है, और जो सेकंड वाला तरीका है उसको तो आप आपसे चाहे कुछ भी नहीं आ रहा तो भी आप कर दोगे। अब देखिए, पहले तो आपको पढ़ना है क्वेश्चन, सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड के साथ कीजिए और सूची के नीचे गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, इधर संगीतज्ञ दिए गए हैं और उनकी उत्कृष्ट दी गई है कि वो क्या बजाते थे, और यहाँ पे इनका कूट दिया हुआ है कि किससे क्या कनेक्ट होगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये सूची 1 है, इधर सूची 2 है। इनमें से कोई सी भी, चाहे आपसे कुछ भी नहीं आ रहा हो, लेकिन अगर आपने थोड़ी सी भी पढ़ाई करी है ना तो आपसे एक चीज़ तो आ रही होगी इसमें से। ठीक है, कोई ना कोई ऐसा संगीतज्ञ होगा जिसके बारे में आप जानते होंगे। ठीक है, जैसे असद अली खान हैं। अब मैं मेरी बात करूँ, असद अली खान को नहीं जानता, मल्लिकार्जुन को नहीं जानता, बिस्मिल्लाह खान को जानता हूँ कि वो शहनाई बजाता था। ठीक है, तो मैं इसको इससे कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, टी.एन. कृष्णन को भी नहीं जानता। अब मुझे तो ओनली एक का ही पता है, तो आंसर कैसे निकालूंगा। देखिए, जब ये फर्स्ट जो ट्रिक है ना वो इसी पर ही बेस है। चाहे आप थोड़ी सी भी आपने पढ़ाई करी है, एक भी आ रहा है ना तो आप इसका आंसर निकाल दोगे। बिस्मिल्लाह खान का आ रहा है, 1 में कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, सी किस में कनेक्ट करना है, 1 में कनेक्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन है क्या जो सी 1 में कनेक्ट हो रहा हो। देखिए ये फिर सी है और सी 1 में कनेक्ट, देखिए यहाँ नहीं हो रहा, यहाँ नहीं हो रहा, यहाँ नहीं हो रहा, ओनली बी में कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो आपका जो आंसर है ना वो यही है। ठीक है, बी आपका आंसर हो जाएगा 4 3 1 2। ठीक है, 4 ए में 4 आ जाएगा, यहाँ पर ए में 4 आ जाएगा, ए में 4 आ जाएगा, इसमें 3 और इसमें 1 और इसमें 2। ठीक है, अब ये कैसे किया मैंने, मुझे तो ये आते ही नहीं थे, लेकिन मुझे पता था कि बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक है। ठीक है, तो ऑप्शन सी 1 में कनेक्ट होगा। तो ये थी दोस्तों फर्स्ट ट्रिक, बहुत ईजी तरीके से कर सकते हो अगर आपसे एक भी आ रहा है इनमें से तो। सेकंड ट्रिक मैं बताऊंगा दोस्तों जब कोई एक ऐसा क्वेश्चन आएगा अगली सीरीज में तो। ठीक है, वो इससे भी बहुत ज़्यादा फंटास्टिक ट्रिक है और बहुत अच्छे से काम करती है। 99% क्वेश्चन उससे हल हो जाते हैं, चाहे आपसे एक भी आ रहा हो या नहीं आ रहा हो। ठीक है, एक आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो भी वो काम करती है वो ट्रिक। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 47, कला की बंगाल शैली का अग्रदूत कौन था। ठीक है, तो एक तो दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर थे और एक अविंद्रनाथ ठाकुर थे। ठीक है, तो बंगाल के साइड के थे, बंगाल शैली के थे। ठीक है, तो अब कला की बात करें तो कला के कौन थे, अविंद्रनाथ
टैगोर, ठीक है, अविंद्रनाथ ठाकुर जिसको बोलते हैं, अवनींद्रनाथ ठाकुर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रचलित है? तो वो है दोस्तों बिहार में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, मधुबनी भारत के किस राज्य की प्रसिद्ध लोक कृति है? मधुबनी दोस्तों अभी बताया था दोस्तों यहाँ पे बिहार की है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी, बहुत हेल्पफुल वीडियो है। और आप मुझे अभी कमेंट करके बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट थे, ठीक है। क्या 50 में से 30 क्वेश्चन सही हुए हैं आपके या फिर ज़्यादा हुए हैं, ठीक है। ज़्यादा हुए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुए तो आपको इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, क्लियर। और इसी तरह से मैं वीडियो लाता रहूँगा। चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबा लेना है, जिससे कि नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टिप्पाणी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? और लोक नृत्य से रिलेटेड और शैलियों से रिलेटेड और ये जो भी अपने सेनाई वादक वगैरह हैं, ठीक है, संगीतज्ञ और वादक, इनसे रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन जरूर आपसे पूछा जाएगा। तो इनको मैं हर जो अपना प्रैक्टिस सेट है उसमें इंक्लूड करने की कोशिश करूँगा। अब देखिए टिप्पाणी कहाँ का लोक नृत्य दोस्तों? ये गुजरात का, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। ओके गाइस, बेस्ट ऑफ लक आप सभी के लिए। एग्ज़ाम 14 तारीख से स्टार्ट हैं, स्टेटस आए गए हैं, प्रिपरेशन अपनी जारी रखिए। और जितनी प्रैक्टिस सेट मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ वो आप देखते रहिए, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। बाय गाइस।